कांवड़िए को टक्कर लग जाने के बाद भारी बवाल हो गया। कांवड़ियों ने गंगा जल गिरने का दावा करते हुए हंगामा कर दिया। गुस्से में तमतमाए कांवड़ियों ने उस कार पर हमला कर दिया, तोड़फोड़ और काफी देर तक हाईवे पर उत्पात मचाया। खबर मिलने पर हंगामा शांत कराने पहुंचे पुलिस वालों के भी पसीने छूट गए। पुलिस के मुताबिक हरियाणा के सोनीपत के कांवड़ियों का जत्था हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहा था। इसी दौरान बहादुराबाद इलाके में उस कार से कांवड़ियों को टक्कर लग गई। कांवड़ियों का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने उस कार को घेर लिया और उस पर हमला शुरू कर दिया। गुस्से में आग बबूला कांवड़ियों ने उस कार पर इतनी लाठियां बरसाई कि उसकी सूरत बिगड़ गई। शीशे चकनाचूर कर दिए गए और दरवाजे उखाड़ने की कोशिश की गई। टक्कर के बाद भड़के कांवड़ियों ने कार पर बिना रुके लाठियों और पत्थर बरसाए। हमले के दौरान एक कांवड़िया अपने साथियों को उस कार की छत पर चढ़कर हमला करने को कहता दिखा। हाईवे पर कांवड़ियों का उत्पात चलता रहा, लेकिन किसी की हिम्मत उन्हें रोकने की नहीं हुई। बवाल की खबर मिलने पर पुलिस की एक टीम वहां पहुंच गई, लेकिन गुस्से में आग बबूला कांवड़ियों को शांत कराने में उसके भी पसीने छूट गए। पुलिस के मुताबिक कांवड़ियों के हमले में कार सवार लोग घायल हो गए। उनकी शिकायत के बाद शांतर शाह चौकी में कांवड़ियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और 3 को गिरफ्तार भी कर लिया गया। और सावन के पहले ही दिन कांवड़ियों के बवाल की खबर उत्तराखंड के रुड़की से भी सामने आई। रुड़की में कांवड़ खंडित होने का आरोप लगाते हुए कुछ कांवड़ियों ने एक गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की। उन कांवड़ियों के मुताबिक हरिद्वार रोड से गुजरने के दौरान उन्हें उस गाड़ी से टक्कर लग गई। इसके बाद वो भड़क गए। उन्होंने उस कार सवार पर अपनी कांवड़ को खंडित करने का आरोप लगा दिया और उन्होंने उस गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में बड़ी संख्या में कांवड़िए उस गाड़ी पर टूट पड़े और उन्होंने उस पर डंडों की बरसात शुरू कर दी। इसके बाद तो वो लोग बारी बारी से उस गाड़ी के बोनेट पर चढ़े और उस गाड़ी की विंडशील्ड पर हमला करते दिखाई दिए। उन्होंने डंडों से विंडशील्ड को तोड़कर चकनाचूर कर दिया, लेकिन तोड़फोड़ का सिलसिला यही नहीं थमा। उन्होंने उस गाड़ी की खिड़कियों में लगा शीशा भी चकनाचूर कर दिया। उन कांवड़ियों ने उसके पीछे का दरवाजा तक तोड़ दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उस गाड़ी की छत पर भी डंडों की बौछार शुरू कर दी। लेकिन हद तो तब हो गई जब वो कांवड़िए उस गाड़ी को पलटने की कोशिश करते दिखाई दिए। इस बीच वहाँ जाम लग गया और सड़क से गुजर रहे कई लोग इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड करते रहे। पूरी तरह से गाड़ी का क्रॉस करते हैं, भाई लड़के को बड़ी मुश्किल से बचाकर उसकी जान बचा भागे। ये घटना रुड़की के सिविल लाइंस इलाके में हरिद्वार रोड पर हुई। उन कांवड़ियों ने आरोप लगाया कि उस गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी और उनकी कांवड़ खंडित हो गई। इससे भड़के उन कांवड़ियों ने उस गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनमें कुछ कांवड़ियों को हिरासत में ले लिया। इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ढाबों की जांच पर चर्चा में आए स्वामी यशवीर महाराज उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंच गए। वहां उन्होंने कई दुकानदारों को भगवान वराह की तस्वीर और भगवा झंडा दिया। उन्होंने हरिद्वार में दुकानदारों, होटल और ढाबों के मालिकों से अपील की कि वो भगवान वराह की तस्वीर को अपनी दुकानों और ढाबों में लगाएं, ताकि कांवड़ लेकर आने वाले श्रद्धालु को खाने या कोई चीज में लेने से असमंजस ना हो। और इसी अभियान को पूरा कराने के लिए स्वामी यशवीर महाराज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से चलकर गाजियाबाद होते हुए हरिद्वार पहुंचे। यशवीर महाराज यहाँ पर पहुंचे हैं और जो दुकानदार है उन्हें यहाँ पर वो अपनी तरफ से ये ध्वजा और वो वराह चित्र दे रहे हैं जो यहाँ पर दुकानदारों को दिया जा रहा है। स्वामी यशवीर महाराज के मुताबिक उन्होंने ये अभियान कांवड़ यात्रा के दौरान शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने के लिए शुरू किया था। सनातन धर्म के लोगों को शुद्ध भोजन मिले, अपवित्र भोजन थूक मूत्र गैंग वालों का न मिले और हमारी पवित्रता बनी रहे, ये हमारा आस्था का विषय है। स्वामी यशवीर महाराज ने सबसे पहले यूपी के मुजफ्फरनगर में इसी तरह कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाले दुकानदारों और ढाबों पर भगवा ध्वज और भगवान वराह की तस्वीरें बांटी थी। इसके बाद वो गाजियाबाद भी पहुंचे थे। यशवीर महाराज मुजफ्फरनगर से करीब 15 किलोमीटर दूर बागरा गाँव में योग साधना आश्रम चलाते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए उन्होंने खुद ही ढाबों और दुकानों की चेकिंग शुरू कर दी थी। इस बीच यूपी के रायबरेली में मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिस ने दावा किया कि उसने एक मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान एक बदमाश पुलिस की फायरिंग में घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक वो तीनों लूटपाट के आरोपी हैं और एक दूसरी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने लूट के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक कुछ दिनों पहले उसने कई महिलाओं का पीछा किया था और उनकी सोने की चेन लूटकर फरार हो गया था। पुलिस ने उसके पास से सोने की 3 चेन, 2 मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल जब्त करने का दावा किया। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 32 साल के एक डॉक्टर का शव मिला। डॉक्टर का शव हॉस्टल के कमरे में बेड पर पड़ा था।
अभिषो डीजे नाम की डॉक्टर केरल के तिरुवनंतपुरम के रहने वाले थे। पुलिस ने जांच के लिए उनके कमरे को सील कर दिया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एक ढाबे के मालिक ने 4 पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगा दिया। उन्होंने उन पर ढाबे में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया और पुलिस के अधिकारियों से उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। उधर महाराष्ट्र के सतारा में सोशल मीडिया के लिए स्टंट का वीडियो बनाना एक लड़के को भारी पड़ गया। कराड़ इलाके के वाघपुर टेबल पॉइंट पर वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त उसकी कार 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। पहाड़ी पर मौजूद लोगों ने उसे किसी तरह वहां से निकाला और नजदीक के अस्पताल में भर्ती करा दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम भी वाघपुर टेबल पॉइंट पर पहुंची। पुलिस ने खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने और स्टंट करने के आरोप में घायल लड़के के ऊपर केस दर्ज कर लिया। यानी उस लड़के ने सोशल मीडिया के लिए खतरनाक स्टंट करते हुए वीडियो बनाकर न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डाली बल्कि कानूनी केस में भी फंस गया। लड़के की पहचान महाराष्ट्र के घोलेश्वर के रहने वाले साहिल अनिल जाधव के तौर पर की गई। बताया गया कि वो अपने 4 दोस्तों के साथ वाघपुर टेबल पॉइंट घूमने पहुंचा था। इस दौरान उसने अपनी कार से स्टंट करना शुरू कर दिया। उसके दोस्तों ने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, लेकिन गोल गोल घूमते वक्त साहिल की कार बेकाबू हो गई। उसका संतुलन बिगड़ा और वो सीधी गहरी खाई में जा गिरी। हालांकि गनीमत ये रही कि कार पेड़ों में अटक गई, जिससे साहिल की जान बच गई। हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों ने खाई में उतरकर साहिल को कार से निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। इधर सूत्रों के मुताबिक अवैध धर्मांतरण का गिरोह चलाने के आरोप में गिरफ्तार जलालुद्दीन और छांगूर बाबा को लेकर जांच के दौरान बड़ी जानकारियां सामने आई। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक धर्मांतरण गिरोह के मास्टरमाइंड छांगूर बाबा को 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली थी। सूत्रों के मुताबिक इस भारी भरकम रकम में 300 करोड़ रुपए का लेन देन नेपाल के बैंक खातों के जरिए हुआ था। पुलिस ने 5 जुलाई को छांगूर बाबा को अवैध धर्मांतरण का गिरोह चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उनके साथ उनकी एक सहयोगी नसरीन भी पकड़ी गई थी और दोनों की गिरफ्तारी के बाद जांच में जुटी पुलिस टीम ने इस पूरे गिरोह के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान जानकारी मिली कि धर्म परिवर्तन का गैंग चलाने के लिए छांगूर बाबा को विदेशों से मोटी फंडिंग की जाती थी। इसके बाद यूपी पुलिस के साथ ईडी और एनआईए ने भी जांच शुरू कर दी और सूत्रों के मुताबिक इस अवैध धर्मांतरण नेटवर्क को पिछले 3 सालों में 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली, जिसमें 200 करोड़ रुपए का हिसाब किताब जांच एजेंसियों को मिल गया। जबकि सूत्रों के मुताबिक 300 करोड़ रुपए का लेन देन नेपाल के बैंकों के जरिए किया गया। इसमें कोई शक नहीं कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, खास करके जो फॉरेन कंट्री से इनके 40 अकाउंट जिसके माध्यम से ये गैंग ऑपरेट कर रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में ये पता चला कि पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से छांगूर बाबा के बैंक खातों में पैसे भेजे जाते थे, जिसका इस्तेमाल यूपी समेत देश के कई राज्यों में धर्मांतरण के लिए किया जाता था और बहला फुसलाकर हिंदू समुदाय की लड़कियों और महिलाओं को इस्लाम धर्म कबूल करवाया जाता था। बदले में उन्हें पैसे दे दिए जाते थे। इस मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने जानकारी दी कि धर्मांतरण के लिए छांगूर बाबा के गैंग ने जाति के हिसाब से रेट लिस्ट तक फिक्स कर रखी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विदेशों से मिली 500 करोड़ की फंडिंग का इस्तेमाल छांगूर बाबा ने जमीनें खरीदने में भी किया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस बात की जानकारी खुद छांगूर बाबा के गैंग का हिसाब संभाल रहे मोहम्मद खान नाम के व्यक्ति ने पूछताछ में दी और पुलिस को यह जानकारी दी कि जलालुद्दीन और छांगूर बाबा ने पुणे के लोनावला इलाके में 16 करोड़ की कीमत की एक जमीन का सौदा किया था। यानी धर्मांतरण का गिरोह चलाने वाले छांगूर बाबा विदेशी फंडिंग से जमीन बनाने में भी जुटे हुए थे। और सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को इससे जुड़े कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। इस मामले में अब तक हुई जांच के आधार पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने दावा किया कि छांगूर बाबा धर्मांतरण की आड़ में बलरामपुर और उसके आसपास के इलाके की डेमोग्राफी चेंज करना चाहते थे। यानी वो इस इलाके में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लाम धर्म में शामिल करवाना चाहते थे। We have learned from other sources that there have been attempts to change the demography of that area. इस सब के बीच छांगूर बाबा और नसरीन को लेकर यूपी पुलिस की टीम बलरामपुर के मधुपुर गांव पहुंची, जहां छांगूर बाबा की हवेली नुमा आलिशान कोठी मौजूद है। कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों को कोठी के अंदर ले जाया गया। कोठी के एक हिस्से को बलरामपुर प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए गिरा दिया, क्योंकि आरोप लगा कि कोठी का वो हिस्सा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया था। और इस बीच दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में 25 साल की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव के पिता दीपक यादव ने पुलिस के सामने बेटी की हत्या करने की बात कबूल कर ली। गुरुग्राम पुलिस को दीपक ने जो बयान दिया, उसके मुताबिक इलाके में रहने वाले लोगों के तानू से तंग आकर उन्होंने अपनी बेटी का मर्डर कर दिया। बयान में उन्होंने बताया कि आए दिन लोग उन्हें इस बात का ताना देते थे कि वो अपनी बेटी की कमाई खा रहे हैं।
लोगों के ताने की वजह से वो पिछले कई दिनों से परेशान थे। पुलिस एफआईआर के मुताबिक लोगों के तानों से परेशान होकर वो बेटी राधिका की टेनिस एकेडमी को बंद करना चाहते थे, जबकि राधिका इसके लिए तैयार नहीं थी। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि इसी वजह से उनके बीच पिछले कुछ दिनों से झगड़े हो रहे थे और आरोप लगा कि उसकी वजह से दीपक ने अपनी बेटी राधिका यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। एफआईआर के मुताबिक हत्या से पहले दीपक और राधिका के बीच टेनिस एकेडमी बंद करने को लेकर झगड़ा हुआ था। सूत्रों ने बताया कि दीपक इस बात से परेशान थे कि लोग उन्हें बेटी की कमाई खाने का ताना मारते थे, इसीलिए दीपक किसी भी सूरत में टेनिस एकेडमी बंद करना चाहते थे। लेकिन राधिका टेनिस एकेडमी बंद नहीं करने की जिद पर अड़ी थी। पिता बेटी के बीच पिछले 15 दिन से लगातार इस बात को लेकर के क्लेश हो रहा था कि इस एकेडमी को बंद कर दिया जाए। एफआईआर के मुताबिक दीपक ने अपनी बेटी राधिका को उस वक्त गोली मारी जब वो घर में खाना बना रही थी। सूत्रों ने दावा किया कि उसी दौरान दीपक और राधिका के बीच एक टेनिस एकेडमी बंद करने को लेकर बहस शुरू हुई। सूत्रों ने बताया कि बहस के दौरान राधिका ने टेनिस एकेडमी बंद करने से मना कर दिया था। इसी बात से नाराज होकर दीपक ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से राधिका पर पीछे से 5 गोलियां चला दी, जिनमें 3 गोलियां राधिका के शरीर को बेधती हुई निकल गईं। हालांकि राधिका यादव को उनके चाचा कुलदीप यादव ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। कुलदीप यादव के मुताबिक राधिका की गोली मारने के बाद उनके पिता दीपक उनके शव के पास बैठ गए थे। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी वहां जमा हो गए। तुरंत पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दीपक की लाइसेंसी रिवॉल्वर को भी कब्जे में ले लिया, जिससे राधिका पर गोलियां चलाई गई थी। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि करीब 1 महीने पहले दीपक ने ही राधिका को टेनिस एकेडमी खोलने के लिए करीब 1.25 करोड़ रुपए दिए थे। टेनिस एकेडमी खुलने के बाद राधिका को अच्छी कमाई हो रही थी, लेकिन सूत्रों ने दावा किया कि लोगों के तानों से तंग आकर दीपक टेनिस एकेडमी बंद करवाना चाहते थे। एकेडमी चलाने के साथ राधिका सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थी और वो लगातार रील पोस्ट करती थी। कुछ रोज पहले भी राधिका ने सोशल मीडिया पर एक रील पोस्ट की थी। सूत्रों ने दावा किया कि राधिका की रील बनाने से भी दीपक नाराज थे। कुछ दिन पहले राधिका ने सोशल मीडिया पर एक रील पोस्ट की थी और उस रील को लेकर भी राधिका के पिता नाराज थे। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस हत्या से जुड़े हर एंगल को खंगालने में जुट गई, ताकि हत्याकांड से जुड़ा एक सच सामने आ सके। इधर यूपी की अलीगढ़ पुलिस मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भारी हंगामा हो गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कई छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों ने बाब ए सैयद गेट पर जमकर हंगामा किया। छात्रों ने दावा किया कि उनकी अटेंडेंस पूरी होने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने 0 अटेंडेंस दिखाकर उनका रिजल्ट जारी नहीं किया। झारखंड के लातेहार में एक आपराधिक गिरोह के 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे 2 पिस्तौल, 6 जिंदा कारतूस और 15,000 रुपए कैश बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले अवैध वसूली के लिए उन बदमाशों ने आगजनी और गोलीबारी की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल में बंद गैंगस्टर नीरज बवाना को 3 दिन की कस्टडी पैरोल दे दी। उन्हें अपनी बीमार पत्नी से मिलने और उन्हें दूसरे अस्पताल में ले जाने और इलाज के लिए जरूरी व्यवस्था करने के लिए ये राहत दी गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 2 जगहों पर हुई फायरिंग की घटना से दहशत मच गई। आरोप लगा कि जमीन को लेकर चल रहे झगड़े में ये फायरिंग की गई। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों पर केस दर्ज कर लिया और जांच तेज कर दी। उधर उत्तराखंड के हल्द्वानी में तब हंगामा मच गया जब सूडान का एक लड़का हल्द्वानी के ही 2 लोगों से उलझ पड़ा। हैरानी की बात यह रही कि वो पुलिस थाने में भी हंगामा करता नजर आया। पुलिस के मुताबिक सूडान का वो लड़का हल्द्वानी में घूमने के लिए आया था, लेकिन इस दौरान उसका वहीं के 2 लोगों से किसी बात पर झगड़ा हो गया। बात बढ़ी तो वो लोग सूडान के उस लड़के को लेकर थाने पहुंच गए। लेकिन असली हंगामा तब हुआ जब सूडान के उस लड़के ने पुलिस के सामने ही तमाशा करना शुरू कर दिया। वो हल्द्वानी के रहने वाले उन दोनों लड़कों से पुलिस थाने में ही मारपीट पर उतर आया। पुलिस वालों की तरफ घूंसे चलाता हुआ वो उन दोनों की तरफ टूट पड़ा। हालांकि इस दौरान पुलिस वालों ने तेजी से भागते हुए उसे पीछे से दबोच लिया। इस दौरान आरोपी ने पुलिस की पकड़ से छूटने के लिए कई बार हाथ पैर मारे, लेकिन कुछ पुलिस वाले उसे पकड़कर उसके ऊपर चढ़ गए। पुलिस के मुताबिक सूडान का रहने वाला वो लड़का दिल्ली के किसी कॉलेज में पढ़ाई करता है और हल्द्वानी घूमने के लिए आया था। इस बीच उसका हल्द्वानी के रहने वाले 2 लोगों से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद वो उसे लेकर थाने आए थे।
इस बीच राजस्थान के सीकर में मौजूद खाटू श्याम मंदिर के दर्शन करने पहुंचे कुछ श्रद्धालुओं और वहां के दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इसकी वजह से मंदिर के आसपास अफरा तफरी मच गई। कई लोग इस मारपीट में घायल हो गए। झगड़े की शुरुआत तब हुई जब मंदिर में दर्शन के लिए एक परिवार के कुछ लोग एक दुकान के बाहर आकर रुके। उस वक्त वहां बारिश हो रही थी और वो लोग बारिश से बचने के लिए वहां खड़े हो गए। आरोप लगाया गया कि दुकानदार ने उन्हें वहां रुकने से मना किया, जिस पर बहस शुरू हुई। ये बहस देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष अपना आपा खो बैठे और इसके बाद वो एक दूसरे से भिड़ गए। उस परिवार के कुछ लोग और दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों ने एक दूसरे पर थप्पड़ों और मुक्कों की बरसात कर दी। उस परिवार की कुछ महिलाएं भी मारपीट करती नजर आईं। उन्होंने डंडों से दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला किया। लेकिन इसके बाद दूसरे पक्ष के लोग भी डंडों से उन पर वार करते दिखाई दिए। काफी देर तक उनके बीच इसी तरह मारपीट होती रही, लेकिन आसपास खड़े लोग या दूसरे दुकानदारों ने उन्हें शांत कराने की कोशिश नहीं की। जिसमें से हमने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और जो श्रद्धालु है उनका मेडिकल करा करके जैसी वो रिपोर्ट देंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। बहुत देर बाद उस परिवार की कुछ महिलाओं ने हंगामे को शांत कराया। वो दोनों पक्षों के लोगों को समझाती नजर आईं। उधर मध्य प्रदेश के शहडोल के सरकारी स्कूलों में पेंट के नाम पर हुए फर्जीवाड़े पर मचा बवाल और ज्यादा बढ़ गया। आरोप लगे थे कि वहां सरकारी स्कूलों में पेंट कराने के नाम पर सरकार को 3 लाख रुपए के बिल थमा दिए गए। हालांकि जब न्यूज 18 की टीम शहडोल के सकंदी प्राइमरी स्कूल में पहुंची तो वहां दीवारों पर ऑयल पेंट की जगह डिस्टेम्पर से पुताई की हुई नजर आई। मतलब जिन्हें पुताई का ठेका दिया गया था उन्होंने घपलेबाजी करते हुए लाखों का बिल तो लगाया ही, साथ ही वो पेंट भी नहीं करवाया जिसके लिए सरकार से पैसे आवंटित हुए थे। वहाँ की दीवारें ऑयल पेंट की जगह डिस्टेम्पर से रंगी नजर आई। पर ऑयल पेंट की पुताई हुई ही नहीं है। आप देख पा रहे होंगे इस दीवार को, यहाँ पर डिस्टेम्पर से पोता गया है। हालांकि इस हंगामे के बाद ये सफाई दी गई थी कि लाखों की रकम सिर्फ पेंट नहीं बल्कि स्कूल की इमारत की मरम्मत में भी खर्च हुई। हालांकि स्कूल की बिल्डिंग की हालत भी खस्ता दिखाई दी। आप देख पा रहे होंगे मेरे साथ कि किस तरीके से जो सीलन है वो दीवारों पर बनी हुई है। बच्चों की जो क्लासरूम है वो टपक रही है। इस घटना पर बवाल मचने के बाद इलाके के विधायक ने भरोसा दिया कि इस घटना की अच्छी तरह से जांच करवाई जाएगी। जो वैधानिक जांच हो सकती है, जो दोषी होगा उसमें उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये मामला करीब 5 दिन पहले सामने आया था। आरोप लगे थे कि शहडोल के 2 सरकारी स्कूलों में पेंट करवाने के नाम पर करीब 4 लाख रुपए के बिल लगाए गए थे। आरोप लगे थे कि सरकारी पैसा हड़पने के लिए फर्जी बिल लगाए गए थे। लेकिन मध्य प्रदेश के शहडोल में फर्जीवाड़े का ही कोई पहला मामला नहीं था, बल्कि 5 दिनों में ही दूसरा बड़ा घोटाला सामने आ गया। कुछ दिनों पहले वहां के सरकारी स्कूलों में हुए पेंट के बिल सामने आए थे। उन बिलों के मुताबिक 24 लीटर पेंट लगाने के लिए 200 से ज्यादा मजदूरों को काम पर रखा गया था। इसके कुछ दिन बाद ही एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया। आरोप लगाया गया कि वहां एक कार्यक्रम के दौरान आए अधिकारियों को 14 किलो हाई ड्राई फ्रूट्स परोसे गए। इसका बिल सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हर तरफ इस मामले की चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि जो बिल सामने आया उसमें दिखा कि उस कार्यक्रम में शामिल हुए अधिकारियों की मेजबानी के लिए 5 किलो काजू, 3 किलो किशमिश, 5 किलो बादाम, 30 किलो नमकीन, 20 पैकेट बिस्किट, 5 किलो चीनी और 6 किलो दूध मंगवाया गया था और इसका कुल बिल 19,000 से भी ज्यादा आया। हैरानी की बात यह रही कि ये कार्यक्रम सिर्फ 2 से 3 घंटे का था और इसके लिए ऐसे इंतजाम किए गए मानो शादी की दावत हो। इस कार्यक्रम में शामिल हुए एक आदमी ने दावा किया कि वहाँ काजू बादाम परोसे गए थे। काजू बादाम भी खाया का? काजू बादाम तो रहा। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार ने बारिश के पानी को बचाने और लोगों को जागरूक करने के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया था। इसी अभियान के तहत कुछ अधिकारी शहडोल के भदवाही गांव पहुंचे थे और वहां की गई उन अधिकारियों की खातिरदारी के बिलों ने लोगों के होश उड़ा दिए। उस कार्यक्रम का एक और बिल सामने आया। उस बिल के मुताबिक 8,500 से ज्यादा के रसगुल्ले, समोसे और लड्डू जैसी चीजें भी मंगवाई गई थी। उधर हरियाणा के हिसार में गुरु पूर्णिमा के दिन स्कूल में जगबीर पानू नाम के प्रिंसिपल की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने 4 नाबालिग छात्रों को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक चारों छात्रों ने मिलकर प्रिंसिपल जगबीर पर चाकू से हमला किया था और फिर स्कूल से भाग निकले थे। पुलिस के मुताबिक छात्रों ने पूछताछ में बताया कि जगबीर उन्हें बाल कटवाने और नशे से दूर रहने के लिए अक्सर टोकते रहते थे। ये बात भी सामने आई कि आरोपी छात्र प्रिंसिपल के गांव में ही रहने वाले हैं। पुलिस ने दावा किया कि जगबीर ने उन छात्रों की उनके परिवार से भी शिकायत की थी।
और दावा किया गया कि बार बार टोकने की वजह से चारों नाबालिग छात्रों ने मिलकर स्कूल में प्रिंसिपल जगबीर की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी छात्रों ने उन पर तब हमला किया जब वो क्लासरूम में चल रही परीक्षा के दौरान निरीक्षण कर रहे थे। उसी दौरान छात्रों ने उन पर चाकू से हमला किया और स्कूल से फरार हो गए थे। हालांकि बाद में पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में चारों ने हत्या की बात कबूल कर ली। उनके मुताबिक जगबीर स्कूल में उन चारों को नशे से दूर रहने और छोटे बाल कटवाने के लिए अक्सर टोकते थे। दावा किया गया कि इसी वजह से तंग आकर उन्होंने प्रिंसिपल की हत्या कर दी। ठीक प्रकार से रहें, जैसे बाल अगर जैसे बड़े हो गए तो उनको छोटे कटवाएं, अगर कपड़े नहीं पहनते टक इन करें उसको प्रॉपरली। जगबीर की हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई थी। खबर है कि प्रिंसिपल की हत्या के बाद आरोपी छात्रों ने सोशल मीडिया पर प्रिंसिपल के बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी और 10 लाख रुपयों की डिमांड भी की थी। इधर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने से बरामद किया गया। उत्तराखंड के देहरादून में 125 किलो विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस मामले में हिमाचल प्रदेश के रहने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पंचायत चुनाव को लेकर त्यूणी इलाके में चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी दौरान एक कार से विस्फोटक, डेटोनेटर और तार बरामद किया गया। दिल्ली में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आधार कार्ड बनाने के नियमों को सख्त करने के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिए ताकि दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे लोग फर्जी दस्तावेजों के जरिए अपना आधार कार्ड न बना सकें। पटना के दानापुर में रीता नाम की महिला पर आरोप लगा कि उन्होंने 10 लाख रुपए की सुपारी देकर अपने पति अजीत कुमार की हत्या करवा दी। परिवार के लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि संपत्ति हड़पने के लिए रीता ने पति की हत्या की साजिश रची थी। इस मामले में पुलिस ने रीता और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात के वडोदरा में हुए पुल हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई। इस मामले में सड़क एवं भवन निर्माण विभाग ने 4 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया। वडोदरा और आणंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी पर बना 45 साल पुराना पुल बीच से टूट गया था। उधर उत्तराखंड के देहरादून में मौज मस्ती के चक्कर में कुछ लोगों ने अपनी कार को उफनती नदी में उतार दिया। वहां भारी बारिश की वजह से सोंग नाम की नदी में अचानक पानी बढ़ गया था, लेकिन वहां पहुंचे उन लोगों ने अपनी कार उतार दी और उफनती नदी में वो कार किसी खिलौने की तरह बहती नजर आई। नदी का बहाव इतना तेज रहा मानो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाएगी। उस नदी के बीचों बीच वो कार एक पत्थर के सहारे अटकी दिखी। यही वजह रही कि वो एक तरफ झुक गई और नदी का उफनता पानी उसके ऊपर बहता नजर आया। उस कार को देखकर ऐसा लगा कि कुछ ही देर में वो नदी में समा जाएगी। ये घटना देहरादून में मौजूद रायपुर के माल देवता इलाके की रही। कुछ लोग वहां घूमने आए थे और मौज मस्ती में उफनती नदी में कार उतार दी। देखते ही देखते नदी ने रौद्र रूप ले लिया और वहाँ कार फंस गई। आरोप लगा कि वो लोग नशे में थे, इसीलिए कार को नदी में उतार दिया। गनीमत रही कि समय रहते वो उस कार से बाहर निकल गए और उनकी जान बच पाई। इधर भारी बारिश के बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जलभराव से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। मौसम विभाग ने पहले ही कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया था। खासकर पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा बारिश की आशंका थी और मौसम विभाग का अनुमान सच साबित हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश आफत बनकर बरसी। आसमान से इतना पानी बरसा कि लोग परेशान हो गए। सबसे बुरा हाल हापुड़ का रहा। वहां कई घंटों तक लगातार हुई बारिश के बाद पूरे शहर पर पानी का कब्जा हो गया। सड़कों के ऊपर पानी किसी नदी की तरह बहता दिखा। गाड़ियों के पहिए पानी में डूब गए तो कई गाड़ियां पानी में फंसकर रुक गईं। इसके बाद लोग अपनी गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और स्कूटरों को घसीटकर धक्का देकर ले जाते दिखे। पैदल चलने वालों का तो और भी बुरा हाल हो गया। वो बेहद संभल कर पानी में चलते नजर आए। चारों तरफ पानी भरने से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। हापुड़ की तरह हरदोई में भी भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। वहाँ के एक थाने में भी बारिश का पानी घुस गया। थाने में मौजूद कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में डूबी नजर आईं। इस वजह से वहां पहुंचने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई। उधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि गंगा आरती के लिए बने प्लेटफॉर्म पूरी तरह डूब गए। वहां इतनी बारिश हुई कि नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रशासन ने गंगा आरती का स्थल पीछे खिसका दिया, क्योंकि जहां गंगा आरती होती थी उन प्लेटफॉर्म पर नदी के पानी का कब्जा हो गया। उसके चारों तरफ गंगा नदी का इतना पानी भर गया कि वहां तक पहुंचना ही मुश्किल हो गया। इस दौरान नदी का बहाव डरा देने वाला था। ऐसे में प्रशासन ने गंगा आरती की जगह को पीछे खिसका दिया, यानी प्लेटफॉर्म के बजाय सीढ़ियों पर आरती की जाएगी ताकि कोई खतरा न हो। भारी बारिश के बाद वाराणसी के कई घाटों का संपर्क भी टूट गया। जलस्तर बढ़ने से उन घाटों पर भी नदी का पानी पहुंच गया। हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका समेत कई घाटों का यही हाल हुआ। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने घाटों के किनारे छोटी बड़ी सभी नावों के आने जाने पर रोक लगा दी।
इसके साथ ही राहत और बचाव टीमों को अलर्ट कर दिया गया ताकि कहीं कोई फंस जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सके। इस बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां भारी बारिश के बाद पानी से भरे एक अंडर ब्रिज में कार फंस गई। अंडर ब्रिज के नीचे कार आधी डूब चुकी थी। उस कार में एक व्यक्ति, उनकी पत्नी और उनका बच्चा मौजूद था। हालांकि बाद में वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह सभी को कार से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये घटना तब हुई जब भारी बारिश की वजह से अंडर ब्रिज में पानी भर गया और पानी से भरे उसी अंडर ब्रिज को पार करने के चक्कर में कार उसमें फंस गई। कार के बंद पड़ने की वजह से वहां कोहराम मच गया क्योंकि कार अंडर ब्रिज के नीचे आधी डूब चुकी थी और वहां लगातार बारिश का पानी बढ़ता जा रहा था। उस कार में एक व्यक्ति, उनकी पत्नी और उनका एक बच्चा था, लेकिन डर ये था कि कहीं बारिश के पानी में कार पूरी तरह डूब ना जाए। अंडर ब्रिज के नीचे कार को फंसा देखकर वहां से गुजरने वाले लोग उन्हें निकालने में जुट गए। कुछ लोग अंडर ब्रिज के ऊपर खड़े हो गए और फिर कार के सनरूफ से लोगों को निकालना शुरू किया। एक आदमी कार की छत पर उतर गया और फिर उसने सबसे पहले कार से बच्चे को निकाला। इसके बाद कार से महिला को ऊपर खींच लिया गया। आखिर में महिला के पति को भी बाहर निकाल लिया गया। मतलब वक्त रहते लोगों ने पानी से भरे अंडर ब्रिज में फंसी कार से तीनों लोगों को सुरक्षित बचा लिया। हालांकि पानी में आधी डूबी कार को वहां से नहीं निकाला जा सका। और भारी बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही कोहराम नहीं मचा, बल्कि जबलपुर में भी लोग बेहाल हो गए। लगातार हो रही बारिश की वजह से नर्मदा नदी उफान पर आ गई। वहां नर्मदा का जलस्तर इतना बढ़ गया कि मशहूर धुआंधार वाटरफॉल दिखना ही बंद हो गया, क्योंकि लगातार हो रही बारिश के बाद नर्मदा नदी ने उस घाटी को ही ढक दिया जहां धुआंधार वाटरफॉल गिरता था। वाटरफॉल का हिस्सा पूरी तरह पट गया। ऊंचे ऊंचे पेड़ पानी के आगे ऐसे दिखे जैसे कोई झाड़ी हो। उनका सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही पानी के ऊपर से दिखाई दिया, बाकी का कई फीट का हिस्सा तो पूरी तरह डूब गया। जबलपुर में पिछले कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला रुका ही नहीं, जिससे हुआ ये कि नर्मदा नदी अपने उफान पर पहुंच गई। चारों तरफ मटमैला पानी दिखाई दिया। जहां तक निगाह गई सिवाय पानी के कुछ और नजर ही नहीं आया। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के लोग सैलानियों को आगे न जाने की सलाह देते नजर आए। कि अपना ये सरस्वती घाट आगे है, गौबच्चा घाट है, नरसिंहपुर है, होशंगाबाद है, चारों तरफ पानी की स्थिति तो काफी, नर्मदा नदी में बाढ़ की स्थिति है। बताया गया कि भारी बारिश के बाद जबलपुर के बरगी डैम के कई गेट एक साथ खोल दिए गए, जिससे नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ गया। इधर राजस्थान के सीकर में बारिश से लबालब हुई सड़क पर कार में फंसी एक महिला को बचाया गया। सीकर में लगातार हुई मूसलाधार बारिश के बाद कई सड़कें डूब गई और फतेहपुर शेखावटी इलाके में तो भारी बारिश ने लोगों की मुसीबत को कई गुना बढ़ा दिया। और वहां सड़क से गुजरने के दौरान उस महिला की गाड़ी सैलाब में फंस गई। इसके बाद तो वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई, क्योंकि उनकी गाड़ी का निचला हिस्सा बारिश के पानी में डूब गया। इसी बीच एक पुलिसकर्मी एक ट्रैक्टर के जरिए उनके पास पहुंच गए। उन्होंने किसी तरह उस महिला की गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और उस महिला का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते नजर आए। इस दौरान ट्रैक्टर में मौजूद बाकी लोग भी उनकी मदद करते दिखे। उस महिला ने अपना एक पैर गाड़ी के दरवाजे पर रखा और दूसरा पैर उस ट्रैक्टर पर रखती दिखाई दी, लेकिन उन्हें काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। फिर उन्होंने उस पुलिसकर्मी के कंधे का सहारा लिया और उस ट्रैक्टर तक पहुंचने में कामयाब हो गयी। इस दौरान उसमें सवार एक लड़के ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें पानी में गिरने से बचा लिया। सीकर के फतेहपुर शेखावटी इलाके में बारिश के बाद सड़कें डूब गईं और वहां से गुजरते वक्त वो महिला पानी में फंस गईं। हालांकि उस पुलिसकर्मी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्हें सैलाब से बाहर निकाल लिया। उधर उत्तराखंड के अल्मोड़ा में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद पहाड़ खिसकने का सिलसिला शुरू हो गया। वहां पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसक कर नीचे गिरा और सड़क पर मलबे का ढेर जमा हो गया। हालांकि इसकी जानकारी मिलते ही प्रशासन की तरफ से सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया, क्योंकि वहां अचानक ऊंचाई से मिट्टी और पत्थरों की बरसात शुरू हो गई। सड़क पर पहले पहाड़ से एक दो पत्थर गिरते दिखाई दिए, लेकिन इसके बाद तो पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसक कर सड़क पर गिर गया। फिर तो थोड़ी देर तक कुछ दिखाई ही नहीं दिया। काफी ऊपर तक धूल का गुबार उठता नजर आया। इस दौरान वहां सड़क के किनारे बनी एक इमारत पर भी खतरा मंडराने लग गया। अल्मोड़ा में लगातार हुई मूसलाधार बारिश के बाद लक्ष्मेश्वर बाईपास के पास पहाड़ का हिस्सा खिसक कर नीचे गिर गया। गनीमत ये रही कि उस वक्त सड़क खाली थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। अब ये आपदा का सीजन भी चल रहा है, हम लोगों से भी कह रहे हैं थोड़ा सा सेफ रहे, सुरक्षित रहे। और देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी काम भी चल रहा है और मुझे लगता है कि कुछ स्लाइड और आ सकता है। वहाँ सड़क पर मलबा गिरने की जानकारी मिलने पर प्रशासन की तरफ से टीम भेज दी गई और टीम के लोग खुदाई करने वाली एक मशीन की मदद से मलबा हटाते नजर आए।
लेकिन उत्तराखंड में बारिश ने पहाड़ी इलाकों में ही मुसीबत नहीं बढ़ाई, बल्कि हरिद्वार में तो गंगा नदी के तेज बहाव की चपेट में आकर कुछ कांवड़िए बह गए, जिसके बाद वहां मौजूद एसडीआरएफ के जवानों ने उन्हें बचाने के लिए फौरन छलांग लगा दी। गनीमत रही कि उन कांवड़ियों की जान बच गई, क्योंकि उन्हें गंगा के तेज बहाव में बहता देख एसडीआरएफ के जवान फौरन गंगा नदी में कूद पड़े। वो तेजी से उन कांवड़ियों तक पहुंच गए जो तेज बहाव के साथ बहकर आ रहे थे। एसडीआरएफ के जवानों ने उन्हें पूरी ताकत से जकड़ लिया। इस दौरान घाट पर मौजूद उनके साथियों ने उनकी तरफ एक रस्सी फेंकी, जिसके सहारे वो किनारे तक आ गए। एसडीआरएफ के जवानों ने जिन कांवड़ियों को बचाया, उन्होंने न सिर्फ जवानों का शुक्रिया अदा किया, बल्कि ये वादा भी किया कि वो आगे से ऐसी लापरवाही नहीं करेंगे। हम तीनों डूब गए थे, तो हम दिल से इनका धन्यवाद करते हैं और आगे से हम गंगा जी में ऐसे नहीं रहेंगे। प्रशासन ने गंगा के तेज बहाव को देखते हुए हिदायत दी है कि लोग नहाते वक्त घाट से ज्यादा आगे की तरफ ना जाएं। वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को ये निर्देश भी दिए गए हैं कि घाटों पर लगी जंजीर पकड़कर ही डुबकी लगाएं। आशंका जताई गई कि ये कांवड़िए नहाते वक्त आगे चले गए होंगे, इसीलिए गंगा के तेज बहाव का शिकार हो गए। हालांकि एसडीआरएफ के जवानों ने वक्त रहते उन्हें पकड़ लिया, जिससे उनकी जान बच गई। उधर छत्तीसगढ़ के सुकमा में कई नक्सली गिरफ्तार किए गए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बल ने 2 इनामी समेत 6 नक्सलियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। सुरक्षा बल के जवानों को उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक भी मिले। सुरक्षा बल के अधिकारियों ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों ने सभी नक्सलियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप लगाया गया। पुलिस के मुताबिक वो अपनी पत्नी के अवैध संबंध की वजह से नाराज थे और इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और इसके बाद उनके प्रेमी बताए जा रहे व्यक्ति को भी बुरी तरह जख्मी कर दिया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में जमीन के झगड़े में शिशुपाल नाम के व्यक्ति पर अपने भतीजे की लाठियों से पीट कर हत्या करने का आरोप लगा। इस मामले में पुलिस ने आरोपी शिशुपाल को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया, जिसे देखते हुए गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक होटल के बाथरूम में महिला का वीडियो बनाए जाने के मामले में केस दर्ज कर लिया गया। वीडियो बनाने का आरोप उस होटल के ही कर्मचारी पर लगा। जांच के दौरान उसके मोबाइल से उस महिला की फोटो और वीडियो मिली। पुलिस ने आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इधर दिल्ली के रोहिणी इलाके में उस वक्त दहशत मच गई जब कुछ नकाबपोश बदमाशों ने एक टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी के ऑफिस में हमला कर दिया। रात के अंधेरे में बदमाश दफ्तर में दाखिल हुए और फिर वहां मौजूद 2 लोगों की डंडू से बुरी तरह पिटाई कर दी। आरोप लगा कि बदमाश उनके मोबाइल फोन भी लेकर भाग गए। पुलिस के मुताबिक हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले प्रदीप कुमार नाम के व्यक्ति रोहिणी के सेक्टर 16 में टूर एंड ट्रेवल्स की एक कंपनी चलाते हैं। उनके मुताबिक उसी इलाके में मौजूद सोनू टूर एंड ट्रेवल नाम की कंपनी के साथ उनका झगड़ा चल रहा है और प्रदीप ने आरोप लगाया कि उसी कारोबारी झगड़े की वजह से देर रात उनकी दुकान पर हमला किया गया था। उन चारों बदमाशों ने ऑफिस में घुसकर 2 लोगों की डंडू से बेरहमी से पिटाई की। ये घटना 9 जुलाई को दिल्ली के रोहिणी इलाके में हुई थी। रात करीब 11:15 बजे चेहरे पर कपड़ा बांधे 4 बदमाश उनके दफ्तर में दाखिल हुए थे। सबसे पहले एक बदमाश ने दुकान में खड़े एक आदमी के सिर पर पीछे से जोर से डंडा मारा। डंडा लगते ही वो जमीन पर गिर गया। इसके बाद सभी बदमाश दूसरे आदमी पर टूट पड़े। बदमाशों ने उस पर डंडों की बारिश कर दी। कुछ देर तक वो लोग उसे बुरी तरह पीटते रहे। वो आदमी उनके आगे गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन इसके बाद भी बदमाश नहीं माने। बाद में वो आदमी टेबल के पीछे चला गया। इसके बाद बदमाशों ने जमीन पर गिरे दूसरे आदमी पर हमला करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद बदमाश वहां से भाग निकले। तुरंत घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। जांच में पता चला कि प्रदीप का उसी इलाके में मौजूद सोनू टूर एंड ट्रेवल्स नाम की कंपनी के साथ झगड़ा चल रहा था। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। उधर मुंबई के पास पालघर में आवारा कुत्ते को बचाने की कोशिश में एक ऑटो पलट गया। हादसे के वक्त वहां मौजूद लोगों की सांसें अटक गई, क्योंकि जो ऑटो पलटा उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे। बताया गया कि हादसा उस वक्त हुआ जब एक मोटरसाइकिल से बचने के लिए वो कुत्ता बीच सड़क पर दौड़ पड़ा और उसे बचाने की कोशिश में वो ऑटो पलट गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब उस सड़क से कई गाड़ियां गुजर रही थी। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ 2-3 कुत्ते खड़े दिखाई दिए। उनमें एक कुत्ता सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ा, तभी उनकी बाईं तरफ से एक मोटरसाइकिल आ गई। कुत्ता घबराकर बिना इधर उधर देखे सड़क पर दौड़ पड़ा। इस बीच दूसरी तरफ से एक ऑटो तेज रफ्तार में आता नजर आया। वो कुत्ता उस ऑटो से टकरा गया, लेकिन इससे पहले कि वो ऑटो की चपेट में आता, ड्राइवर ने ऑटो को सड़क किनारे मोड़ दिया और देखते ही देखते ऑटो झटके खाते हुए पलट गया। गनीमत रही कि ऑटो में बैठे लोगों की जान बच गई। हादसे के बाद वहां लोगों की भीड़ लग गई। उन लोगों ने ऑटो के अंदर से एक महिला को बाहर निकाला और वहां रखी एक कुर्सी पर बिठा दिया।
उन लोगों ने ड्राइवर को भी बाहर निकालकर ऑटो को सीधा खड़ा किया। उस हादसे में ड्राइवर और महिला दोनों घायल हो गए। उसके बाद उन लोगों ने महिला को दूसरे ऑटो में बिठा दिया। इस बीच मध्य प्रदेश के सिवनी में एक आदमी के बिस्तर पर सांप मिलने से दहशत मच गई। वहां वो सांप बिस्तर के ऊपर घात लगाकर बैठा नजर आया, जिसके बाद उसे पकड़ने के लिए लोगों को बुलाया गया और वो सांप पलंग के किनारे लकड़ियों से लिपटा दिखा। उसने अपने फन फैला रखे थे। जिसने भी उसे देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। हैरान कर देने वाली ये घटना सिवनी के छिड़िया पलारी नाम के गांव की रही। वहां सांप होने की खबर उस वक्त मिली जब घर वाले रात में सोने के लिए बिस्तर पर गए। उनके मुताबिक तकिए के नीचे किसी चीज के होने की सुगबुगाहट हुई। उन्होंने बिस्तर पर से तकिया हटाया तो उनके होश उड़ गए। वहां एक बड़ा सांप घात लगाए बैठा था। उसके बाद लोगों ने सांप पकड़ने वाले को बुलाया। उस सांप ने अपना फन फैला लिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोग घबरा गए। फन फैलाया सांप पलंग के किनारे बने लकड़ियों के खांचे से लिपट गया, लेकिन सांप पकड़ने वाले ने चालाकी से उसे पकड़कर एक डिब्बे में बंद कर दिया। बाद में उसे जंगल में छोड़ दिया गया। और ब्रेकिंग न्यूज आई केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से जुड़ी। चिराग पासवान को सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी मिली। इस धमकी के मिलने के बाद उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पटना के साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कराया। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट ने यह मामला दर्ज करवाया। उधर महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में गंदा पानी पीने से कई लोग बीमार पड़ गए। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में गंदा पानी पीने से 62 लोगों की तबीयत खराब हो गई। उनमें कई लोगों को उल्टी, पेट खराब की शिकायत और दूसरे कारणों की वजह से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालात का जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम भी अस्पताल पहुंची। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक जिन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया उन पर करोड़ों रुपए की घड़ियां चुराने का आरोप है। पकड़े गए बदमाशों में एक का नाम दीपक है और उस पर 50,000 रुपए का इनाम है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में 2 लड़कों पर एक 20 साल की लड़की के गैंगरेप का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक उस लड़की ने जब शोर मचाकर लोगों को वहां बुलाने की कोशिश की तो वो उसे जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर केस दर्ज कर उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया। दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर केमिकल से भरा एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया, जिसके बाद उसमें भीषण आग लग गई। बताया गया कि वो ट्रक मुंबई से दिल्ली की ओर जा रहा था, लेकिन रफ्तार ज्यादा होने की वजह से वो पलट गया। आग लगते ही आसमान में धुएं का गुबार छा गया और वहां अफरा तफरी मच गई। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक आदमी ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर गाड़ी चढ़ा दी। जानकारी के मुताबिक उनकी पत्नी झगड़े के बाद मायके जाने के लिए रेलवे स्टेशन चली गई, जिसके बाद वो भी उनके पीछे पीछे रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और गाड़ी सीधे रेलवे प्लेटफॉर्म पर चढ़ा दी। इसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। ये देखते ही पुलिस वहां पहुंच गई और उन्हें रोका। पुलिस उन्हें अपने साथ थाने ले गई और उनकी गाड़ी भी जब्त कर ली। अचानक से एक सफेद कार आती हुई दिखाई दी तो स्टाफ ने आवाज लगा के पब्लिक को भी हटाया और उसके बाद में उस ड्राइवर को भी रोका। पुलिस के मुताबिक वो नशे में धुत थे और इसीलिए वो अपनी गाड़ी प्लेटफॉर्म तक ले आए। इसके बाद रेलवे पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया और उन्हें रेलवे कोर्ट में पेश किया। जानकारी के मुताबिक उनका अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया था। इसकी वजह से उनकी पत्नी नाराज हो गई और ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन चली गई। दावा किया गया कि इसके बाद उन्हें मनाने के लिए उनके पति घर से निकले और अपनी गाड़ी उस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 तक ले गए। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक मंदिर में जल चढ़ाने गए एक लड़के की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। आरोप लगा कि उस मंदिर के पुजारी और उनके दोनों बेटों ने उस लड़के पर जमकर लात घूंसे बरसाए। उस लड़के के मुताबिक वो सुबह के वक्त उस मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने गया था। इस दौरान वहां के पुजारी ने उसे जल चढ़ाने से रोक दिया और फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी। इससे पहले उस लड़के की वहां बहस होती दिखाई दी। दावा किया गया कि जिस लड़के से बहस हो रही थी वो उस मंदिर के पुजारी का बेटा था और वो उस लड़के को शिवलिंग पर जल चढ़ाने से रोक रहा था। थोड़ी देर बाद उसने उसे मारना शुरू कर दिया। ये देखकर एक आदमी ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन वो वहीं नहीं रुका और उसे बेरहमी से मारता रहा। इसके बाद कुछ और लोग उस लड़के को मारने के लिए कूद पड़े। उन्होंने उस पर लात घूंसों की बरसात शुरू कर दी। कुछ लोग उन्हें रोकते भी दिखाई दिए, लेकिन वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने उन लोगों की एक नहीं सुनी। वो लगातार उसे मारते रहे। थोड़ी देर बाद वो उसे मारते मारते मंदिर के बाहर ले गए। इस मारपीट में वो लड़का बुरी तरह घायल हो गया। कुछ लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। उस लड़के ने आरोप लगाया कि उस मंदिर के पुजारी और उनके दोनों बेटों ने उसकी पिटाई की। आरोप तो ये भी लगाया कि उन्होंने उस लड़के पर जाति सूचक टिप्पणी की। इस घटना के बाद जनजाति आयोग ने संज्ञान लेते हुए डीएम और एसपी से जवाब मांगा।
उधर राजस्थान के सिरोही में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले फिजिक्स के एक टीचर पर आरोप लगा कि उन्होंने जानबूझकर उन बच्चों को फेल कर दिया जो उनके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए नहीं आते थे। फेल हुए छात्रों और उनके परिवार वालों ने आरोप लगाया कि वो टीचर ट्यूशन पढ़ने के लिए दबाव बनाते थे। जानकारी के मुताबिक उनकी ट्यूशन फीस करीब 15,000 रुपए थी, लेकिन आरोप लगा कि उन्होंने जानबूझकर एक दो नहीं बल्कि उन 40 छात्रों को फिजिक्स में फेल कर दिया जिन्होंने उनकी बात नहीं मानी। और इस मुद्दे पर स्कूल में कुछ छात्रों के परिवार वालों ने खूब हंगामा किया, जिसके बाद प्रिंसिपल ने मामले की जांच का भरोसा दिया। इस बीच गुस्साए लोगों ने जिले के डीएम को भी इस मामले में एक चिट्ठी लिखी और कार्रवाई की मांग की। हालांकि फिजिक्स पढ़ाने वाले उस टीचर ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया, लेकिन फेल होने वाले छात्र और उनके परिवार वाले उनकी दलीलों से सहमत नहीं हुए। उन्होंने स्कूल में जाकर आरोपी टीचर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गुस्साए लोग स्कूल के प्रिंसिपल के कमरे में पहुंच गए। वहां फिजिक्स पढ़ाने वाले वो टीचर भी नजर आए और उनके सामने ही लोगों ने उन पर आरोपों की बौछार कर दी। छात्रों के परिवार वालों के मुताबिक राजेंद्र जैन नाम के वो टीचर दूसरे कोचिंग सेंटरों में जाने वाले बच्चों से भी नाराज थे। उन्होंने दावा किया कि वो बच्चों पर दबाव बनाते थे कि सभी बच्चे सिर्फ उनके पास ही ट्यूशन पढ़ने के लिए आए। मेरे पास पढ़ने आने चाहिए, कोचिंग में क्यों जाते हैं, मेरे पास ट्यूशन क्यों नहीं आते। इसकी इसने खुन्नस निकाली है और बच्चों के भविष्य के साथ उसने अगली बार भी बच्चों को फेल किया। हालांकि फिजिक्स पढ़ाने वाले उस टीचर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जो कह रहे वो गलत कह रहे, किसने दबाव बनाया, दबाव कुछ नहीं बनाया। उन्होंने दलील दी कि स्कूल में फिजिक्स के टीचरों की कमी की वजह से वो सभी बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन लोग उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। उनके गुस्से को देखते हुए स्कूल के प्रिंसिपल ने मामले की जांच करवाने का भरोसा दिया। इस बीच कैश से भरे बैग के साथ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय शिरसाट का एक वीडियो सामने आने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। संजय शिरसाट शिवसेना शिंदे गुट के विधायक हैं और उन्हें राज्य मंत्री का पद मिला हुआ है, लेकिन कैश से भरे बैग का वीडियो आने के बाद शिवसेना उद्धव गुट समेत महाराष्ट्र के कई विपक्षी दलों ने उन्हें घेर लिया और महाराष्ट्र सरकार पर भी सवाल उठाए, क्योंकि उस वीडियो में मंत्री संजय शिरसाट एक होटल के कमरे में एक बेड पर बैठे दिखाई दिए। उनके बेड के करीब रखे काले रंग के एक सूटकेस में नोट रखे हुए नजर आए। उसी तरह का एक और सूटकेस उस कमरे में रखा हुआ दिखा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने संजय शिरसाट को घेर लिया। पूरे बैग भर के पैसा है, ये सारे नोट आए कहाँ से आए, किसने दिए, क्या ऐसे कोई नोट लेके घूम सकता है? हालांकि वीडियो पर महाराष्ट्र में बवाल बढ़ने के बाद मंत्री संजय शिरसाट ने सफाई दी। उन्होंने दावा किया कि वीडियो में जो बैग दिख रहे हैं उनमें पैसे नहीं बल्कि उनके कपड़े हैं। तो ये जानबूझ के की साजिश है। संजय शिरसाट के कैश से भरे बैग के साथ वाले वीडियो ने महाराष्ट्र में विपक्ष को सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका दे दिया। इस वीडियो के सामने आने से ठीक पहले संजय शिरसाट को इनकम टैक्स का नोटिस भी मिला था। उधर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फंसी एक अमेरिकी नाव को कोस्ट गार्ड के जवानों ने बचा लिया। भारतीय तटरक्षक बल ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट के पास खराब मौसम में फंसी एक अमेरिकी नाव सी एंजल को बचाया। कोस्ट गार्ड ने नाव में सवार अमेरिका और तुर्की के 2 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में मुगल रोड पर बारात की गाड़ी पर पत्थर गिरने से दूल्हे समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बारात पुंछ से शोपियां जा रही थी, लेकिन जैसे ही गाड़ी पनार इलाके के पास पहुंची, अचानक पहाड़ी से पत्थर गिरा, जिसमें हादसे में दूल्हा समेत 3 लोग जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए श्रीनगर भेज दिया गया। आयरलैंड के ऑलराउंडर कर्टिस कैम्फर ने वहां की घरेलू क्रिकेट लीग में 5 बॉल पर 5 विकेट लेकर नया रिकॉर्ड बना दिया। कैम्फर ने पारी के 12वें ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर विकेट लिए और फिर जब वो 14वां ओवर डालने पहुंचे तो लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट चटका दिए। अमेरिकी खिलाड़ी अमांडा एनसीमोवा ने टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन 2025 के सेमीफाइनल मुकाबले में दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी अर्निया सबालेंका को 6-4, 4-6 और 6-4 से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया। अमांडा एनसीमोवा पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंची। इधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खेलते वक्त 2.5 साल का एक बच्चा खुले नाले में गिर गया। हादसा उस वक्त हुआ जब वो बच्चा अपने एक दोस्त के साथ सड़क पर खेल रहे थे, लेकिन खेलते खेलते वो सड़क के किनारे बने उस खुले नाले में गिर गया। इसके बाद तो दूसरा बच्चा बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि 2.5 साल का वो बच्चा उस खुले नाले में गिरता नजर आया। फिर तो थोड़ी देर तक उस दूसरे बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन वो उसे बाहर निकालने के लिए कोशिश करता रहा। वो उस बच्चे का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद तो वो बच्चा बहकर कुछ दूर चला गया। बताया गया कि इसी बीच उस दूसरे बच्चे ने उसके परिवार को उसके नाले में गिरने की जानकारी दी और जानकारी मिलते ही परिवार के लोग उस नाले की तरफ दौड़ पड़े। एक लड़का नाले में उतरा और उसने उस बच्चे को बाहर निकाल लिया।
लेकिन वो बच्चा बेहोश हो गया और उसे लेकर परिवार के लोग अस्पताल पहुंच गए, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई। ये घटना बुलंदशहर के जहांगीराबाद इलाके में हुई। उस बच्चे के परिवार ने आरोप लगाया कि नाला खुला होने की वजह से इससे पहले भी कई बच्चे उसमें गिर चुके हैं। जब यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, ग्रिल नहीं है, तो गिरेगा ही बच्चा। बताओ, यहाँ पे ग्रिल लगवा दें बच्चे के लिए। जन कितने बच्चे गिरते हैं पूरे दिन में। इस घटना के लिए इलाके के लोगों ने नगर पालिका को जिम्मेदार ठहरा दिया। आरोप लगा कि बार बार शिकायत करने के बावजूद खुले नाले को ढकने का काम नहीं किया गया और न ही रेलिंग लगाई गई। इस बीच राजस्थान के श्रीगंगानगर में पुलिस के सामने ही गाड़ी में बैठने के दौरान दो लोग आपस में भिड़ गए। उन्होंने एक दूसरे को इतना मारा कि दोनों के सिर से खून निकल गया। पुलिस ने उन्हें शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में एक इलाके में पकड़ा था। इसके बाद उन्हें थाने ले जाने के लिए गाड़ी में बैठाया गया, लेकिन पुलिस की गाड़ी में बैठने के तुरंत बाद वो दोनों उतर गए। गाड़ी से उतरते ही उन्होंने एक दूसरे पर हमला कर दिया। उन दोनों ने एक दूसरे पर मुक्कों की बरसात शुरू कर दी। इस मारपीट के दौरान उनमें एक व्यक्ति की शर्ट फट गई, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। हैरानी की बात यह कि हंगामा पुलिस वालों की मौजूदगी में हुआ। वो दोनों काफी देर तक इसी तरह बीच सड़क पर ही झगड़ते रहे और पुलिस खड़ी होकर देखती रही। जब वहां आसपास के कई लोग इकट्ठा हो गए और ट्रैफिक जाम हो गया, तब जाकर पुलिस ने उन्हें दोबारा गाड़ी में बिठाने की कोशिश की, लेकिन अंदर जाने के बाद भी उनका लड़ना झगड़ना खत्म नहीं हुआ। ये देखकर एक पुलिस वाले ने बीच बचाव भी किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इस बीच दूसरे पुलिस वाले ने वहां इकट्ठा हुए लोगों को भगाना शुरू किया, क्योंकि उनके पीछे गाड़ियों की लंबी कतार लग गई थी। बाद में किसी तरह पुलिस उन दोनों को थाने ले गई, तब जाकर सड़क पर हंगामा खत्म हुआ। उधर मध्य प्रदेश के दमोह में अनोखे अंदाज में एक थानेदार की विदाई की गई। उन्हें दूल्हे की तरह सेहरा पहनाया गया और फिर घोड़े पर बैठाकर बैंड बाजे के साथ उन्हें विदा किया गया। दमोह के तारादेही पुलिस थाने के प्रभारी का तबादला हो गया था। ऐसे में गांव वालों ने उनकी विदाई के लिए खास तैयारी की और उन्हें घोड़ी पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाया। इस दौरान उनकी घोड़ी के आगे बैंड बाजे वाले चलते दिखाई दिए। उन्हें पहले टीका लगाया गया, फिर दूल्हे का सेहरा पहनाकर घोड़ी पर बैठाया गया। इसके बाद लोगों ने सड़क पर नाचते गाते हुए उन्हें पूरे गांव में घुमाया। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वहां किसी की बारात निकल रही हो। थानेदार दूल्हे की तरह घोड़ी पर बैठे नजर आए और गांव वाले बारातियों की तरह नाचते हुए उन्हें ले जाते दिखाई दिए। जानकारी के मुताबिक गांव की सीमा खत्म होने के बाद उन्होंने थानेदार को एक और कार में बिठाया और फिर वहां से रवाना कर दिया। राजीव पुरोहित नाम के थानेदार का ताकादेही गांव से तबादला हो गया था। उन्हें संग्रामपुर की पुलिस चौकी में तैनात किया गया था। इस बात की खुशी में गांव वालों ने उनकी विदाई के लिए खास पार्टी रखी और जश्न मनाया। इस बीच हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक रोपवे के निर्माण का विरोध करते हुए गांव के कई लोग धरने पर बैठ गए। उन्होंने इसके निर्माण के लिए पेड़ों के काटे जाने पर भी आपत्ति जताई और जिला प्रशासन के साथ सरकार से भी ये मांग की कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द बंद किया जाए। इसके साथ ही गांव के लोगों ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दे दी और उनके इस रुख की वजह से वहां भारी हंगामा हो गया, क्योंकि इस रोपवे को बनाने के लिए जिस कंपनी को जिम्मेदारी दी गई थी उसके कर्मचारी वहां निर्माण से जुड़ी चीजें लेकर पहुंच चुके थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने काम शुरू किया, इलाके के कई लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने जबरदस्ती काम रुकवा दिया। लोगों ने रोपवे के निर्माण के लिए पेड़ों के काटे जाने पर नाराजगी जताई। एक भी कैंची नहीं लगेगी, वो लगेगी आप जिम्मेवार हो। अब चिपको आंदोलन चला देंगे, हमने तय कर लिया। इसके साथ ही वो लोग धरने पर बैठ गए। इस प्रदर्शन में कई महिलाएं भी शामिल हो गईं। इस दौरान गांव के लोगों ने दो टूक कह दिया कि वो अपने इलाके में कहीं भी रोपवे को बनाने की इजाजत नहीं देंगे। उनके मुताबिक पेड़ों की कटाई से उनके इलाके में पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचेगा। किसी भी सूरत में यहाँ रोपवे नहीं लगेगा, इस स्थान पर नहीं, पूरे इस बिजली महादेव के एरिया में यहाँ रोपवे नहीं लगेगा। जिस रोपवे को लेकर ये बवाल हुआ, उसका निर्माण हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की खराहल घाटी में किया जा रहा है। बिजली महादेव नाम के इस रोपवे को बनाने के लिए कई पेड़ों को काटे जाने की योजना है और इसके खिलाफ ही लोगों ने मोर्चा खोल दिया। उधर राजस्थान के भरतपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस थाने में कैद एक आरोपी ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक उस आरोपी को पॉक्सो एक्ट में दर्ज एक केस में पकड़ा गया था, लेकिन रात के वक्त उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली और इसके बाद उसके परिवार वाले पुलिस थाने पहुंच गए और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया।
उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके बेटे की हत्या कर दी। उनके मुताबिक उनके बेटे की कोर्ट में पेशी थी, लेकिन इससे पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस वाले ने पेश नहीं किया, कोर्ट में जा रहा था। हालांकि पुलिस ने दावा किया कि उसने कंबल के एक टुकड़े से फांसी का फंदा बनाया और उससे लटक कर खुद की जान दे दी। कंबल को फाड़कर उससे फांसी लगाई। उस आरोपी की मां समेत कुछ महिलाएं पुलिस थाने के बाहर वाली सड़क पर बैठकर रोती दिखाई दी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर वहां से हटाया। पुलिस के मुताबिक उस आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया था, लेकिन अचानक उसकी खुदकुशी की खबर सामने आने से पुलिस थाने में हड़कंप मच गया। इस मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए। उधर यमन के हूती लड़ाकू ने लाल सागर में एक हफ्ते में दूसरा जहाज डुबो दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उन्होंने उस जहाज पर सवार कुछ लोगों को अगवा भी कर लिया। जानकारी के मुताबिक हूती लड़ाकू ने लाल सागर में यमन के तट के नजदीक रॉकेट बरसाए और पश्चिमी अफ्रीकी देश लाइबेरिया के झंडे वाले उस जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि हूथी लड़ाकू ने उस जहाज पर तब हमला किया जब वो लाल सागर में यमन के नजदीक गुजर रहा था। जानकारी के मुताबिक लड़ाकू ने छोटी नाव से उस पर रॉकेट बरसाए। इस भीषण हमले के बाद वो जहाज लाल सागर में डूब गया। खबर सामने आई कि जहाज के डूबने से पहले हूथी लड़ाकू ने उस पर सवार कई लोगों का अपहरण कर लिया। वो उन्हें लेकर कहां गए, इसकी जानकारी सामने नहीं आई। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इस हमले में कम से कम 3 लोग मारे गए। हालांकि 6 लोगों को बचा लिया गया। बाद में हूथी लड़ाकों की तरफ से बयान दिया गया कि उन्होंने यह हमला इसलिए किया क्योंकि वो जहाज इजरायल जा रहा था। ईरान के समर्थन वाले हूथी लड़ाकों ने गाजा पर इजरायल के हमलों के विरोध में कुछ रोज पहले भी एक जहाज पर अटैक किया था। उन्होंने उस जहाज को अपने कब्जे में लेने के बाद उसे विस्फोटक से उड़ा दिया था। इस बीच एक दिन पहले कनाडा के सरी में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लड्डी और तूफान सिंह ने ली। उन दोनों के नाम से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर ये जानकारी दी गई। कनाडा के सरी में मौजूद कपिल शर्मा के कैब्स कैफे पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई थी और उसका जो वीडियो सामने आया उसे देखकर लोग खौफ से भर गए। उस वीडियो में एक आदमी कपिल शर्मा के कैब्स कैफे से सामने अपनी कार में बैठा हुआ गोलियां चलाता दिखाई दिया। उस आदमी ने कार में बैठे बैठे कम से कम 10 से 12 गोलियां चलाई। इन गोलियों के निशाने सामने लगे कांच पर साफ दिखाई दिए। कैब्स कैफे के कांच की दीवार पर गोलियों के 10 से 12 निशान नजर आए। कपिल शर्मा के कैफे पर हुई इस फायरिंग की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लड्डी और तूफान सिंह ने ली। उन दोनों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी की। उस पोस्ट में दावा किया गया कि कपिल शर्मा ने अपने कॉमेडी शो के दौरान सिख धर्म के निहंगों का मजाक उड़ाया था। खालिस्तानी आतंकियों के मुताबिक इसी अपमान का बदला लेने के लिए कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की गई। और उधर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में उस वक्त सनसनी मच गई जब 60 साल के एक हेड कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से कनपट्टी में गोली मार ली। नंदलाल राम नाम के हेड कांस्टेबल के साथियों ने बताया कि 3 महीने बाद वो रिटायर होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अपनी जान दे दी। खुदकुशी करने से पहले वो रोज की तरह ही सुबह 5 बजे टहलने गए थे, लेकिन लौटने के बाद उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद कर खुद को गोली मार ली। हेड कांस्टेबल नंदलाल राम की खुदकुशी करने का पता तब चला जब एक सिपाही सुबह करीब 10 बजे उनके पास खाना लेकर पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था। खटखटाने पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इसके बाद उस सिपाही ने अपने साथियों को फोन किया और फिर दरवाजा तोड़ा गया। अंदर नंदलाल राम खून से लथपथ कुर्सी पर पड़े थे। उनके हाथ में सर्विस रिवॉल्वर थी और उनके सिर से खून बह रहा था। नंदलाल राम उनके द्वारा अपने थाना परिसर में स्थित कमरे में सरकारी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। 60 साल के हेड कांस्टेबल नंदलाल राम बलिया जिले के सिकंदरपुर थाना इलाके के रहने वाले थे। उनका पूरा परिवार जौनपुर में रहता था। ये बात भी पता चली कि 3 महीने बाद वो रिटायर होने वाले थे। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी ताकि ये पता लगाया जा सके कि रिटायरमेंट से पहले उन्होंने किस वजह से खुदकुशी जैसा बड़ा कदम उठा लिया। उधर महाराष्ट्र के नागपुर में 12 साल के एक बच्चे की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट गया। बताया गया कि वो बच्चा एक टैंक में उतरा और उसकी जान चली गई। वो टैंक पिछले साल गणेश की प्रतिमा के विसर्जन के लिए बनाया गया था। उस बच्चे की मौत के बाद उसके परिवार और इलाके के लोग उसके शव को लेकर नागपुर महानगर पालिका के दफ्तर पहुंच गए और नागपुर महानगर पालिका के दफ्तर में उन्होंने जमकर हंगामा किया। 12 साल के उस बच्चे की मौत से भड़के लोगों ने महानगर पालिका के दफ्तर का मेन गेट तोड़ दिया और दफ्तर के परिसर में दाखिल हो गए। वहां वो लोग उस बच्चे का शव लेकर पहुंच गए। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल के जवान महानगर पालिका के दफ्तर में तैनात दिखे
उन्होंने हंगामा कर रहे लोगों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे और कुछ देर में तो वो लोग एक अधिकारी से बहस करते दिखाई दिए। नागपुर कच्ची वीसा मैदान में पिछले साल गणेश की प्रतिमा के विसर्जन के लिए वो टैंक बनवाया गया था और बताया गया कि खेलने के दौरान एक गेंद उस टैंक में गिर गई और उसे निकालने के लिए वो बच्चा उसमें कूद गया, लेकिन वो वहां दलदल में फंस गया और उसकी जान चली गई। उस बच्चे की मौत के लिए उसके परिवार ने मैदान की देखरेख करने वाले अधिकारियों को दोषी ठहराया और उसके खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही परिवार को मुआवजा देने की भी मांग की गई। इधर अंतरिक्ष में गए शुभांशु शुक्ला 14 जुलाई को पृथ्वी पर लौटेंगे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जानकारी दी कि अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और एक्सियोम 4 मिशन के सदस्य 14 जुलाई को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर वापस लौटेंगे। 25 जून को शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने भारत में अपना पहला शोरूम 15 जुलाई को खोलने की घोषणा की। ये शोरूम मुंबई में खोला जाएगा। पहले चरण में कंपनी अपनी मॉडल Y SUV को उतारेगी, जिसे चीन से इंपोर्ट किया गया है। उधर जम्मू कश्मीर के डोडा और हंदवाड़ा में जांच और सुरक्षा एजेंसियों ने छापे मारे, जिसके बाद यह आशंका जताई गई कि पाकिस्तान ने अब जम्मू कश्मीर में आतंकियों की फंडिंग के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वहां से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले। और इसी के बाद यह आशंका जताई गई कि पाकिस्तान ने आतंकियों की फंडिंग के लिए क्रिप्टो करेंसी का सहारा लेना शुरू कर दिया। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक उन्हें खुफिया जानकारी मिली थी कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में क्रिप्टो करेंसी के लेन देन के लिए लोगों से संपर्क किया गया। इसके बाद जांच एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर की पुलिस के साथ मिलकर डोडा और हंदवाड़ा में छापे मारे। सूत्रों के मुताबिक वहां से कई ऐसी चीजें मिली जिनके आधार पर यह शक जताया गया कि वहां क्रिप्टो करेंसी से जुड़े काम किए जा रहे थे और आशंका जताई गई कि ये खेल पाकिस्तान से चलाया जा रहा था, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पिछले कई महीनों से जम्मू कश्मीर में बढ़ती जा रही सख्ती की वजह से पाकिस्तान का वहां तक पैसे पहुंचाना लगभग नामुमकिन हो गया था। आशंका जताई गई कि इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने डिजिटल करेंसी का सहारा लेने की कोशिश की। मतलब पाकिस्तान अब आतंकियों तक फंडिंग पहुंचाने के लिए क्रिप्टो करेंसी का सहारा लेने पर उतर आया। हालांकि सुरक्षा और जांच एजेंसियां पाकिस्तान की इस चाल को काफी पहले भांप गई थी। इसी वजह से जवानों ने जम्मू कश्मीर की कई जगहों पर अचानक छापे मारकर पाकिस्तान को झटका दे दिया। इधर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक लड़की का अश्लील वीडियो बनाने के आरोपों के बाद हिंदुवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। उन लोगों के मुताबिक वो लड़की एक निजी अस्पताल में भर्ती अपनी मां की देखभाल के लिए रुकी हुई थी। आरोप लगा कि इस दौरान जब वो नहाने गई तो बगल वाले बाथरूम में मौजूद एक लड़की ने उसका वीडियो बनाया। इतना ही नहीं, उस लड़के पर अश्लील कमेंट करने का भी आरोप लगा और इसीलिए हिंदुवादी संगठनों से जुड़े वो लोग उस अस्पताल के बाहर हंगामा करने पहुंच गए। उन्होंने उस लड़के पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। जानकारी मिली कि उन लोगों ने गुस्से में उस लड़के के साथ मारपीट भी की और इसके बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने उस लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उसे हिरासत में लेकर थाने ले आई और उससे पूछताछ करने में जुट गई। पुलिस के मुताबिक वो लड़का घर पर खाना डिलीवरी करने वाली एक ऑनलाइन कंपनी के लिए काम करता था। वो उस अस्पताल में भी किसी को खाना डिलीवर करने आया था। इस दौरान वो अस्पताल के एक बाथरूम में गया। दावा किया गया कि उसी वक्त उसके बगल वाले बाथरूम में वो लड़की नहा रही थी। आरोप लगा कि उस लड़के ने उसका वीडियो बनाया और गंदे इशारे किए। इसके बाद उस लड़की ने शोर मचाया और कुछ लोगों को वहां इकट्ठा कर लिया। इसके बाद हिंदुवादी संगठनों से जुड़े वो लोग भी वहां पहुंच गए और हंगामा कर दिया। इस बीच उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक महिला के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उनके ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज न देने पर उनकी बेटी की हत्या करवा दी। ये शक तब और गहरा गया जब उनकी बेटी के ससुराल के लोग 4 महीने के उनके पोते को लेकर घर से फरार हो गए। इसी वजह से उस महिला के ससुराल वालों की तरफ से कोई सफाई सामने नहीं आई। हालांकि उस महिला के परिवार वालों के मुताबिक उनकी बेटी के ससुराल वाले उनसे कार देने की मांग कर रहे थे और उस महिला के परिवार वालों के मुताबिक ससुराल वालों की मांग पूरी न होने पर उन्होंने उनकी बेटी को मौत की घाट उतार दिया। इस घटना के बाद उस लड़की के परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। महिला के परिवार वालों के मुताबिक उनकी बेटी के ससुराल वाले लंबे वक्त से उनसे कार की मांग कर रहे थे। आरोप तो ये भी लगाया गया कि वो उनकी बेटी को उनसे बात तक नहीं करने देते थे। उनसे बातचीत नहीं होने देते थे, करनी नहीं देते थे उनसे बातचीत। ज्यादा पारिवारिक मामला था और डर धमका के रखते थे उसको बहुत। महिला के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के शरीर पर चोट के कई निशान भी थे, मतलब उन्हें मारा पीटा भी गया था। इस मामले में मथुरा के जैत इलाके के थाने में FIR दर्ज करते हुए महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी और उसके परिवार वाले उस महिला के 4 महीने के बेटे को लेकर फरार हो गए। चूंकि वो पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाए, इसीलिए उनका पक्ष भी सामने नहीं आया।
उधर झारखंड के धनबाद में उस वक्त हंगामा हो गया जब जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन कर रहे लोगों पर लाठी चार्ज कर दिया गया। वहां सरकारी स्टील कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहे कर्मचारियों और गांव वालों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस वालों को बुला लिया गया और पुलिस ने आंदोलन कर रहे लोगों को हटाने के लिए लाठीचार्ज शुरू कर दिया, लेकिन गांव वाले भी अपनी जिद पर अड़े दिखे। इसके बाद पुलिस ने उन लोगों को घसीटकर वहां से हटाया, कुछ लोगों को उठाकर ले जाया गया। हंगामा धनबाद जिले के बलियापुर इलाके में हुआ, जिसके बाद वहां निर्माण का काम शुरू किया गया, लेकिन इसी बीच गाँव वाले वहाँ विरोध करने पहुँच गए। मुखिया सरपंच उन लोगों ने आरोप लगाया कि अधिग्रहण की गई जमीन के लिए उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया। ना कुछ हम लोग को नोटिस मिला है, ना कुछ मिला है, जबरदस्ती अधिग्रहण कर रहा था। हालांकि अधिकारियों की तरफ से ये भरोसा दिलाया गया कि उन्हें जल्द मुआवजा दे दिया जाएगा। इधर दिल्ली में 1 करोड़ रुपए की अफीम जब्त करने का दावा किया गया। दिल्ली पुलिस ने एक ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपए की अफीम के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 18 किलो से ज्यादा अफीम, एक कार और हथियार बरामद किए। गिरफ्तार आरोपियों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। बिहार की राजधानी पटना में नगर निगम परिषद की बैठक के दौरान बवाल हो गया। मेयर और आयुक्त के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि बैठक में गाली गलौज और मारपीट तक की नौबत आ गई। निगम आयुक्त ने बैठक के एजेंडे का विरोध करते हुए इसे नियमों के खिलाफ और निजी एजेंसी को फायदा पहुंचाने वाला बताया। इसी के बाद बवाल शुरू हो गया। इधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पति की हत्या के आरोप में पुलिस ने एक महिला और उनके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उस महिला का गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति से प्रेम संबंध चल रहा था। इसी वजह से पति पत्नी के बीच कई बार झगड़े भी हुए थे। हालांकि इस मामले में उस महिला की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि पुलिस ने उन्हें और उनके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। और इस हत्या की खबर ने इलाके में दहशत मचा दी। उस महिला के पति के परिवार के लोग तो दहाड़े मार कर रोते नजर आए और परिवार की महिलाओं का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस के मुताबिक अलीगढ़ के बरला इलाके में रहने वाली उस महिला का गांव के उस व्यक्ति से प्रेम संबंध चल रहा था। आरोप लगा कि वो पिछले 8 सालों से एक दूसरे को जानते थे। बताया गया कि इसकी वजह से उस महिला और उनके पति के बीच कई बार झगड़े भी हुए थे। पुलिस के मुताबिक गांव के लोगों को भी उनके प्रेम संबंध के बारे में जानकारी थी और लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन आरोप लगा कि उस महिला और उनके प्रेमी एक दूसरे से मिलते रहे। दोनों ने ही साजिशन, महिला ने तमंचा उपलब्ध करवाया प्रेमी को और प्रेमी ने आज पति की गोली मार के हत्या कर दी। पुलिस ने आरोप लगाया कि उस महिला के प्रेमी ने उनके पति की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं इस मामले में उस महिला की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। पुलिस ने उन्हें और उनके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। उधर पंजाब के मोगा में 5 दुकानों में हुई चोरी की घटना से दहशत मच गई। कुछ बदमाशों ने एक ही वक्त में वहां की जीरा और अमृतसर रोड पर मौजूद 5 दुकानों में चोरी कर ली। रात के वक्त चुपचाप वो लोग उस इलाके में पहुंच गए और फिर एक के बाद एक 5 दुकानों का शटर तोड़कर वहां रखा कैश और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। इससे पहले वो बदमाश एक गाड़ी से वहां आते दिखाई दिए। उन्होंने वहां पहुंचते ही एक दुकान का शटर तोड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद वो अंदर घुस गए और वहां रखा कैश बॉक्स ढूंढने में जुट गए। थोड़ी देर की छानबीन के बाद ही उन बदमाशों को कैश बॉक्स मिल गया। उन्होंने वो उठाया और उस दुकान के बाहर खड़ी अपनी गाड़ी में रख दिया। इसके अलावा उस दुकान में रखा काफी सारा कीमती सामान भी उन्होंने चुरा लिया। उन बदमाशों ने इसी तरह जीरा और अमृतसर रोड पर मौजूद 5 दुकानों में चोरी की और फिर वहां से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वो बदमाश उनमें एक दुकान में रखे कुछ जरूरी दस्तावेज भी चुरा कर भाग गए। सुबह जब उन दुकानों के मालिकों को इस घटना का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो के आधार पर उन आरोपियों को ढूंढना शुरू कर दिया। इस बीच जम्मू कश्मीर के अखनूर में जमीन को लेकर चल रहे विवाद में ऐसी मारपीट हुई कि देखने वाले दंग रह गए। वहां कुछ लोग खेत में काम कर रही महिलाओं की पिटाई करते दिखे, जिसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया क्योंकि वो उन महिलाओं पर लाठियां बरसाते नजर आए। उन्होंने उन पर एक के बाद एक कई हमले किए, जिसकी वजह से उनकी चीख पुकार निकल गई। जानकारी के मुताबिक ये मारपीट उस वक्त हुई जब वो महिलाएं एक खेत में काम कर रही थी। तभी कुछ लोग वहां आए और उन महिलाओं को लाठियों से मारने लग गए। इस दौरान वहां बच्चे भी खड़े दिखाई दिए। वहां खड़ा एक छोटा बच्चा एक महिला को बचाता नजर आया। मारपीट का ये मामला अखनूर के परगवाल इलाके का रहा। जानकारी के मुताबिक जमीनी विवाद की वजह से ये मारपीट हुई। इस वजह से कई लोग घायल हो गए। एक महिला तो पिटाई की वजह से बुरी तरह लहूलुहान नजर आई। वो उस भीड़ से निकलकर अपने रोते हुए बच्चे की तरफ दौड़ी। उसके बाद वो खेत के किनारे बैठकर रोने लग गई।
मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी, साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया। इधर भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील में हो रही देरी की वजह से शेयर बाजार लुढ़क गया। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील में देरी की वजह से निवेशकों ने जमकर मुनाफा वसूली की। सेंसेक्स 690 अंक गिर गया तो निफ्टी गिरकर 25,149 के स्तर पर आ गया। इसकी वजह से निवेशकों की संपत्ति 3,63,000 करोड़ रुपए डूब गई। सबसे ज्यादा गिरावट आईटी, मीडिया और ऑटो सेक्टर के शेयरों में रही। हालांकि फार्मा और एफएमसीजी इंडेक्स में तेजी देखी गई। राजस्थान के नागौर में एक चलती बस से उतरने के दौरान हुए भीषण हादसे में एक लड़के की मौत हो गई। वो लड़का उस बस के पिछले पहिए के नीचे आ गया और उसकी जान चली गई।